हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम्स टू आवर चैनल टॉपर सिस्टम। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो आपके सेंटअप परीक्षा में आने वाला है। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं है, इस 50 क्वेश्चन से आपको 50 कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा और उस हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी करा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को फुल फोकस्ड होकर लास्ट तक देखें, जिससे आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मालूम चलेगा और उसके पीछे का जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर से है। यदि एक प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी अगर आपका इमेज पूछ रहा है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, यानी जो प्रतिबिंब है वो ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, वो कौन सा दर्पण पे आता है? अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे, समतल और उत्तल दोनों। तो ये प्लेन मिरर पे, जो प्लेन मिरर होता है उस पे जो चित्र आपका बनता है वो इधर जो ऑब्जेक्ट जो होगा और इमेज जो बनेगा, दोनों का साइज जो होगा वो सेम साइज का होगा। तो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, कौन सा दर्पण पे आता है? समतल दर्पण पे, प्लेन मिरर पे साइज और ऑब्जेक्ट साइज यानी इमेज साइज दोनों बराबर आता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? फोकस दूरी का बात करा गया, एफ जो है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक का बात करा गया, एफ माइनस किस में होता है? तो अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है इसमें फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पूछा गया, सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्टि धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। तो बैटरी में जो जाता है वो दिष्टि धारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? आबंध मतलब बॉन्ड। हर एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है, यानी एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि-आबंध, या इनमें से कोई नहीं। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन में एक आबंध आ जाएगा। दो का अगर बात करें, जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का बात करें, त्रि-आबंध, तो नाइट्रोजन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन में पूछा है, तो हाइड्रोजन में एक आबंध बनते हैं। दो परमाणुओं के बीच, H और H के बीच कितने बनेंगे? सिंगल बॉन्ड है यानी एक आबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी अधातु है जो कमरे के यानी रूम टेम्परेचर पे बात करें तो सॉलिड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में कौन सा अधातु है जो पाया जाता है? पारा, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, जिंक। इसमें से अधातु का बात करें, ब्रोमीन, जिंक, नाइट्रोजन और पारा। इसमें से पारा जो होता है यानी जिसको मरकरी कहते हैं, पारा को मरकरी भी कहते हैं। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है यानी द्रव अवस्था में। बाकी सारे क्या है? ठोस अवस्था में पाए जाएंगे यानी सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? शराब मतलब एल्कोहल के रूप में सिरका, मेथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल या एथेनॉल। तो एथेनॉल का इस्तेमाल जो होता है वो शराब के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HNO3 यानी HNO3 का बात करें, नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। दूसरा HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा आपका HCOOH और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है। क्वेश्चन जो है वो पाचन के लिए इस्तेमाल करे जाने वाला और हमारे पेट में पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाने वाला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वाला अम्ल जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? हर व्यक्ति के अमाशय यानी पेट में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? भोजन का पाचन कराना, डाइजेशन कराना होता है। डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाचन के लिए। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा वो पाचन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधे में इसका इस्तेमाल होता है, पेड़ पौधे के लिए ये हार्मोन है, ठीक है। मनुष्य का हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब यानी कि गुड कंडक्टर का बात करें, यानी जिससे करंट जो है यानी धारा जो है वो आसानी से पास कर जाए। तो इसमें प्लास्टिक है, आयोडीन है, गंधक है या ग्रेफाइट है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि ग्रेफाइट एक अधातु होता है। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु होते हैं, और अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी उससे करंट पास नहीं करता, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक है, यानी इससे करंट पास कर जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि ग्रेफाइट में अगर आप करंट लगाते हो तो करंट लग जाता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ए और सी दोनों। तो किशोरावस्था में अगर लड़कों के लिए, मेल के लिए बात करा जाए तो मेल के लिए जो प्रवर्तन में उसमें टेस्टोस्टेरोन का हाथ है, ये हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के लिए। फीमेल का बात करें तो उसमें एस्ट्रोजन का हाथ होता है। ये दोनों क्या है? हार्मोन है, जो किशोरावस्था में जो भी शारीरिक यानी आपको फिजिकल तौर पे जो चेंज देखने को मिलते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कारण होता है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे। दर्पण आपको दिया हुआ अवतल दर्पण, फोकस दूरी का मान अगर बात करें तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या? त्रिज्या पूछा है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर r/2। r यही होता है त्रिज्या, यानी r का मतलब फुल फॉर्म बोले तो रेडियस, और रेडियस का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो ये आपसे r पूछा है, यहाँ f का मान दिया 20 बराबर r/2, और यहाँ से आप r निकालेंगे तो 20 गुने का 2, यानी रेडियस का मान, वक्रता त्रिज्या का मान जो हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सौर ऊर्जा को जो विद्युत में बदलता है उसको शॉर्ट सेल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत करा? मेंडल, जोहानसन, लामार्क या डार्विन? यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, जीन शब्द में आप मेंडल लगा सकते हैं, लेकिन मेंडल ने नहीं करा, और अगर आप डार्विन सोच रहे हो तो डार्विन ने भी नहीं करा। जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग जो करा था जोहानसन ने करा था, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको मेंडल और डार्विन में नहीं जाना, गलती नहीं करना है। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो करा था जोहानसन ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है न्यूरॉन वाला, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डी लिखते हैं जिसको, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ये आपको याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, ओजोन का फार्मूला होता है O3। O2 तो ऑक्सीजन का हो जाता है, ओजोन का O3 हो जाएगा, O3। ओजोन का फार्मूला आपका O3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कोष्ठक मतलब चैम्बर का बात करा जाता है, कितने चैम्बर है मानव हृदय में? कितने चैम्बर होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक कॉमन गलती जो हो जाती है, यहाँ पे आदमी 1 लगा देता है। जब यहाँ मानव में हृदय की संख्या पूछेंगे, हार्ट की संख्या, तो हार्ट की संख्या अगर पूछा जाए तो 1 है, लेकिन हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? कोष्ठक कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य का जो हार्ट होता है उसको 4 चैम्बर में बांटा गया है, तो 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही जो बनता है उसमें अपघटन अभिक्रिया होती है, या किण्वन होता है, या उत्सर्जन होता है, या प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उत्सर्जन आप पढ़े होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्सक्रिएशन करा जाता है उसको निकाला जाता है, वो उत्सर्जन होता है। अपघटन अभिक्रिया तो होगी नहीं, ये इसका आंसर होगा किण्वन अभिक्रिया। दूध से दही बनने में किण्वन अभिक्रिया होती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो अगर बैक्टीरिया का अगर आपसे नाम पूछा जाए, दूध से दही बनाने में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है, और उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है,
बैसिलस, ये बैक्टीरिया है जिसका योगदान होता है दूध से दही बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ये कार्बन वाला आपका चैप्टर है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n जो होता है वो एल्कीन का होता है। CnH2n एल्कीन का होता है और एल्केन का होता है CnH2n प्लस का 2 और माइनस का 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एल्काइन का। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n माइनस 2 और प्लस 2 करेंगे तो एल्केन होगा और सीधे अगर रहा CnH2n तो वो एल्कीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता कैसे निकाला जाता है? संयोजकता निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी के द्वारा। वैलेंसी यानी संयोजकता निकालते हैं आप, जिसमें ऑक्टेट नियम, अष्टक नियम पढ़े होंगे, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं सेल की तरह। जैसे K सेल होता है, K के बाद L सेल होता है, M सेल होता है, N सेल होता है। K सेल में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और L सेल में कितने रखते हैं? मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। M में कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। और N में कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर पोटेशियम का बात करा जाए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो वो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 19 इलेक्ट्रॉन को कैसे कक्षा में रखेंगे? जो पहली कक्षा होती है K सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखाएगा, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रखाएगा और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सभी को जोड़ो तो 19 हो जाएगा। 2 8 10 8 18 और 1 19। अब ये जो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी से संयोजकता का पता करते हैं। अब संयोजकता का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? संयोजकता का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉन की क्षमता के लिए। संयोजकता होता है जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट नियम है, उसको पाने की कोशिश करता है। ऑक्टेट नियम यानी कि क्या कहता है कि किसी भी परमाणु है उसका जो सेल बनता है, उसका आखिरी सेल जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो ऑक्टेट नियम पा जाएगा, जिससे क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा यानी स्थिर हो जाएगा। जितने भी परमाणु हैं उसमें मात्र 6 ही हैं जो स्थिर होते हैं, जिसमें अक्रिय गैस का आप नाम सुने होंगे, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे जो है स्थिर है। बाकी जितना परमाणु वो स्थिर होना चाहता है और स्थिर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट नियम का पालन करना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल का। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल जो भी होगा उस लास्ट सेल में मैक्सिमम, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए। अब इसका जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1 है। अब इसको 8 बनाना है। अब 8 बनाने के लिए ये क्या करेगा? 8 बनाने के लिए 2 स्टेप है। अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पे ये सेल खत्म हो जाएगा, ये वाला सेल खत्म हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेट लास्ट सेल M होगा और M में कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है ना। तो 2 तरीका है संयोजकता। पोटेशियम संयोजकता के लिए जा सकता है यानी ऑक्टेट नियम के लिए जा सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अभी किसी भी परमाणु के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना। कि कोई भी परमाणु है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। शेयरिंग और गेनिंग जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन तक ही होगा। तो 7 कभी से पॉसिबल ही नहीं, किसी भी परमाणु के लिए पॉसिबल नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। तो इसके पास बचा क्या? अब यही तरीका इस्तेमाल करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको दान कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा तो इसका ये आखिरी सेल जो है N सेल ये खत्म हो जाएगा। तो इसका बचा क्या? M सेल। अब M सेल में 8 बच गया तो ये स्टेबल हो गया। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन पाया है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कम करता है, यानी लॉस और गेन जो करा जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसी को संयोजकता कहते हैं। जितना लॉस करेगा वो संयोजकता हो जाएगा या फिर जितना गेन करेगा। जैसे यहाँ पे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता जो कि पॉसिबल ही नहीं, तो इसकी संयोजकता 7 होती है, लेकिन संयोजकता कभी 7 हो ही नहीं सकती। संयोजकता कहाँ तक जाएगा? 4 तक ही जा सकता है। पॉसिबल कितने? 4 ही है। 4 से ज़्यादा संयोजकता नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये इसका संयोजकता कितना होगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन घटाया तो संयोजकता हो जाएगी इसकी 1। पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास का बात करा जाता है। मास कितने होंगे? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका मास जो होता है वो 16 होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परमाणु का द्रव्यमान 16 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम क्या है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसमें देखो सबसे पहले सोडियम है, सोडियम के बाद जिंक, जिंक के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कॉपर। अब जब धातु की क्रियाशीलता श्रेणी निकालेंगे उसमें सबसे ऊपर आपको पोटेशियम दिखेगा, पोटेशियम के बाद सोडियम दिखेगा, फिर इसी तरीके से आप आएंगे मैग्नीशियम, इस लेवल में आएंगे। तो सबसे ऊपर अगर बात करें जाए इसमें पोटेशियम का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सोडियम का है। तो सोडियम देखेंगे, आपको सोडियम कहाँ कहाँ दिख रहा है, सोडियम 3 जगह दिख रहा है, इसमें सोडियम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सोडियम नहीं है, सबसे ऊपर सोडियम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब 3 में सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम देखो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम बी में है और डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचा। अब मैग्नीशियम के बाद क्या है, कॉपर और जिंक है। तो कॉपर और जिंक में पहले आता है जिंक, बाद में आता है आपका नीचे आता है कॉपर, तो जिंक पहले आता है। तो जिंक कहाँ पहले, आपका ऑप्शन नंबर डी में जिंक पहले। तो इसका आंसर जो सही क्रम हो जाएगा धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, जिंक के बाद कॉपर। इसलिए आपको धातु की क्रियाशीलता श्रेणी भी याद होना चाहिए, उससे भी एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। कि रक्त जो हमें लाल कलर के दिखाई देते हैं, इसके पीछे का कारण होता है, इसके पीछे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के बाद रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमारी ये जो पृथ्वी है इस पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोयला है, लकड़ी है, पानी है या सूर्य है। मुख्य स्रोत का बात करा जाए तो सूरज, सूर्य जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, सूरज जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। अम्लराज, हैलोजन, हाइड्रोकार्बन या आयनिक यौगिक। ये जो आपका केमिस्ट्री का 4था नंबर चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसमें आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में कि कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है। नाम में ही आपको पता चलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। 10, 17, 13, 3। आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ते होंगे जिसमें 118 तत्व दिया गया है, उसमें आवर्त और वर्ग होते हैं। सारे जो तत्व है उसको एक तो आवर्त और वर्ग में बांट के रखा गया। तो उसमें जो बोरॉन का पूछ रहा है कि बोरॉन और एल्युमिनियम किस वर्ग के तत्व होंगे, तो आइए समझते हैं आवर्त सारणी को थोड़ा सा। अगर आवर्त सारणी में हम आवर्त की बात करें तो आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या जो है वो 7 है और वर्ग की संख्या कितनी होती है, वर्ग 18 होते हैं। जब आप आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से आपको लाइन देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपको कुछ लाइन देखने को मिलेगा जिसकी संख्या आपको कितनी होगी, 18। इस जो सीधा लाइन दिख रहा है इसको वर्ग कहते हैं, और इस प्रकार से आपको लाइन देखने को मिलेगी जिसकी संख्या कितनी होगी, 7। इसको आवर्त कहा जाता है। ये आपका आवर्त वाला हो गया, यानी पीरियड हो गया, और इसको ग्रुप कहते हैं। 7 पीरियड होते हैं और जो 18 है वो ग्रुप है। इसी में सारा जो 118 तत्व होते हैं इसी में रखा गया, इसी में बांटा गया। तो उसमें पूछा कि बोरॉन का आवर्त संख्या या वर्ग संख्या क्या होगा, तो आपको एक ट्रिक समझाते हैं जिससे आप आवर्त संख्या और वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से, ध्यान से समझेंगे अगर इसमें हम आपको डिटेल से समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो उसके लिए जैसे यहाँ आपको दिया गया है, बोरॉन का बात करें, बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को सेल में बांटते हैं। पहला सेल होता है आपका के सेल, के सेल में इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरा सेल होगा आपका एल सेल, और एल सेल में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बोरॉन का जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इसमें जो लास्ट वाला सेल है इसको संयोजी सेल कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसको कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एल्यूमिनियम के इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला सेल में 2 आ जाएगा, दूसरा सेल में 8 आ जाएगा और तीसरा सेल में 3 आ जाएगा। लास्ट सेल संयोजी सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है यानी ये जो 3 है इसको कहेंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का अगर हम बात करें तो दोनों का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप संयोजक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो गेम आपका हो गया। इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। आवर्त वर्ग की संख्या बात करें, वर्ग संख्या क्या होती है, वर्ग होती है जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बराबर आता है।
जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या जो कि वही वर्ग के बराबर होता है। अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपका वर्ग भी पहला होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 है तो वर्ग भी आपका क्या आएगा, दूसरा वर्ग आएगा। लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है और 8, संयोजक इलेक्ट्रॉन 8 तक आ सकते हैं लेकिन संयोजकता 4 तक ही आती है, ठीक है ना। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 8 तक बात करें, 3 से 8 तक आता है तो इसमें क्या करना है, सिर्फ 10 जोड़ते जाना, 10 जोड़ देंगे वो इसका वर्ग संख्या है। अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वर्ग संख्या 13 हो जाएगी, संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 है तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 5 है तो 15 हो जाएगी, 6 है तो 16 हो जाएगी, 7 है तो 17 हो जाएगी, 8 है तो 18। इस प्रकार से आप संयोजक इलेक्ट्रॉन से वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अब ये बोरॉन का पूछा गया था तो बोरॉन का जो संयोजक इलेक्ट्रॉन आया वो 3 आया, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 में 10 जोड़ देंगे तो इसका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 13, 13 जो हो जाएगा इसकी वर्ग हो जाएगी। सेम एल्यूमिनियम की भी वर्ग कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और आवर्त निकालने के लिए, तो आवर्त निकालने के लिए भी आसान सा ट्रिक है। अगर यही आवर्त आपको निकालना है तो आवर्त बराबर क्या होता है, आवर्त होता है सेल की संख्या के बराबर, जो कक्षा बनते हैं सेल की संख्या, यानी सेल मतलब कक्षा का बात करा जाए, जैसे बोरॉन है, ठीक है ना, बोरॉन में कितने सेल आए हैं, बोरॉन में K सेल है और L सेल है, कितने सेल है, 2 सेल है, तो बोरॉन का आवर्त क्या होगा, 2 हो जाएगा। सेल की संख्या जितनी रहेगी उतनी आवर्त होगी। और यहीं पे अगर एल्यूमिनियम का बात करा जाए तो एल्यूमिनियम में 3 सेल आए हैं, तो एल्यूमिनियम का आवर्त क्या होगा, एल्यूमिनियम जो होगा वो आवर्त सारणी में उसका आवर्त जो होगा वो तीसरा आवर्त होगा। आवर्त के लिए सेल संख्या याद करना है, यानी कक्षा जितना भी बनेगा, और कक्षा 7 तक ही होता है, KLMNOPQ, और 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 तक जो होता है वो सेल की संख्या होती है। तो 7 सेल है और 7 आवर्त है। अगर किसी में 1 सेल बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन में 1 ही सेल बनता है, हीलियम में 1 ही सेल बनता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पहला आवर्त में आएगा, जिसमें सेल की संख्या 2 सेल होंगे, यानी K और L होगा तो उसका आवर्त 2 होगा, ठीक है। KLM होगा तो आवर्त संख्या 3 हो जाएगा। जैसे अगर बोरॉन में बात करा जाए, बोरॉन में 2 सेल है तो बोरॉन की आवर्त संख्या 2 होगी, लेकिन एल्यूमिनियम में 3 सेल है तो एल्यूमिनियम की आवर्त संख्या 3 होगी, ठीक है। और अगर इसका बात करा जाए वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या संयोजक इलेक्ट्रॉन पे आता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 में 10 जोड़ दियो तो वर्ग हो गया इसका 13। यहाँ भी 3 है, 3 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वर्ग संख्या और आवर्त संख्या से निकाल सकते हैं, वर्ग और आवर्त को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि बोरॉन और एल्युमिनियम जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। और कंसेप्ट भी समझ गए कि किस प्रकार से वर्ग और आवर्त निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो है वो क्या है, समजात अंग है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच के झिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। श्वेत प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कहाँ होता है, तो वो प्रिज्म पे होता है। प्रिज्म देखोगे, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट का बात करें यानी श्वेत प्रकाश आता है। प्रिज्म पे पढ़ने के बाद ये 7 रंगों में टूट जाता है। ये पूरा आप मानव नेत्र वाला जो चैप्टर है उसमें रेनबो के बारे में पढ़ते होंगे कि इस तरह से ये 7 रंगों में 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, विबग्योर से जानते हैं, VIBGYOR। इसमें R का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो कहाँ होता है, प्रिज्म पे होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। यहाँ ध्यान रखेंगे, परावर्तन पे भी सवाल आ जाए तो परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, sin I बट्टा sin R, sin R बट्टा sin I, sin I प्लस का sin R, sin I गुने का sin R। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि sin I बट्टे का sin R जो होता है वो आपका अपवर्तनांक का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन यानी m का मान, अवतल लेंस में बात कर जाए तो m का मान क्या होता है, VYU होता है, माइनस में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव होता है VYU, तो VYU आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 0 4 7 14। अगर हम pH स्केल का बात करें, pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक जो होता है ये pH स्केल होता है, ठीक है ना, जिसमें 0 से लेकर 7 तक का बात करें, 0 से 7 तक होता है अम्ल। pH स्केल में 0 से 7 तक क्या आता है, अम्ल आता है, और 7 से 14 तक होता है आपका भस्म यानी क्षार हो जाता है, ठीक है ना। और जो 7 होता है एग्जैक्ट 7, ये 7 वाला जो होता है ये उदासीन होता है, ये क्या होता है,
उदासीन होता है मतलब ना ये अम्ल होता है ना ये भस्म होता है, ना स्वाद में कड़वा होता है ना स्वाद में खट्टा होता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7 होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? इस प्रकृति पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन क्रिया से में मुक्त होती है? जब हम सांस लेते हैं श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मुक्त कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से बताना कि कौन पर्यावरण का हिस्सा है। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें सभी। ध्यान देंगे इनमें सभी वाला जो ऑप्शन होता है इस पर थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को देखना होता है। अधिकतर टाइम जो होता है इनमें सभी ऑप्शन वही आंसर होता है। जैसे इस केस में अगर बात करें तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये तीनों मिला के बनाता है पर्यावरण, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो एथिलीन है। एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतरस यानी बाइल जूस का बात करा जाए, बाइल जूस इसका स्त्राव कहाँ होता है यानी इसका स्रोत का बात करा जाता है, सोर्सेस कहाँ से होता है? तो ये लीवर से होता है, लीवर यानी यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिल समूह का संकेत कौन सा है? कार्बनिल समूह का संकेत क्या है? ये आप चौथा चैप्टर कार्बन वाला में पढ़ेंगे। प्रक्रियात्मक समूह में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें जो CO वाला होता है, ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप आगे जुड़ता है ये कार्बनिल समूह होता है। ठीक है ना, तो CO हो जाएगा कार्बनिल समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? यानी वेवलेंथ का बात करा जाए, सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो विबग्योरीय जो 7 रंग है इसमें सबसे नीचे जो रेड आता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट का बात करा जाए, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये पढ़े होंगे। ये कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। निर्वात यानी वैक्यूम यानी एयर में होता है, खाली जगह में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जूल बट्टा कूलम। जूल बट्टा कूलम को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ओम कहते हैं या वोल्ट कहते हैं? जूल बट्टा कूलम जो होता है वो वोल्ट होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है? टेस्ला, फैराड, वेबर, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम बट्टा मीटर, वोल्ट बट्टा मीटर। वोल्ट बट्टा मीटर कोई एसआई मात्रक नहीं है, ओम बट्टा मीटर कोई एसआई मात्रक नहीं है। ओम और ओम मीटर में थोड़ा सा प्रतिरोधकता का अगर बात करें तो रो का बात करा जाता है। ये जो रो होता है, ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो अगर प्रतिरोधक का एसआई मात्रक कहें, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम किसका होता है? प्रतिरोधक का। रेजिस्टेंस का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का यानी रो का बात करा जाए तो रो का हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 26 नंबर किसकी परमाणु संख्या होती है? तो 26 जो है वो आयरन का है, और यहाँ जो 79 आपको दिख रहा है ये सोना का है, 47 जो है ये गोल्ड का है। तो मतलब 79 सोना का यानी गोल्ड का है, ये आपका गोल्ड, 79 सोना का है, और 47 इस पर भी क्वेश्चन पूछता है ये चांदी का है। चांदी यानी कि सिल्वर की परमाणु संख्या 47 होती है और गोल्ड की परमाणु संख्या सोना है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या होगी? 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। तो इसके लिए आप क्या करो, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे। सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला जो सेल है उसमें 2 जाएगा, दूसरा सेल में 8 जाएगा, तीसरा वाला सेल में 2, 8, 10 और 6, लास्ट वाला सेल में कितना जाएगा? 6 जाएगा। तो बाह्यतम सेल मतलब आखिरी सेल, आखिरी सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaOCl2 NaHCO3, CaHCO3 ट्वाइस और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सोडियम बेकिंग सोडा का जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम भी होता है, अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा, आपका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3।
ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 का IUPAC नाम क्या है? C6H6 का IUPAC नाम होता है बेंजीन। बेंजीन जो होता है उसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होता है, हाइड्रोकार्बन वाले, यानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस C2। ये रासायनिक अभिक्रिया की कौन सी प्रकार है? जिंक प्लस CuSO4, ये रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है ना। तो ये कौन सा संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है या वियोजन है? तो यहाँ आप ध्यान देंगे ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो जिंक जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके और सल्फर ऑक्साइड SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर यहाँ बेघड़ होके आखिरी बच जाता है, यानी कॉपर अलग हो जाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया आता है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या करता है, जिसमें जो अधिक जो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आता है वो क्या करता है? अपने से नीचे वाला को भगा देता है और दूसरा जो बचा रहता है उससे अभिक्रिया करके अपना रिएक्शन बना लेता है और जो कम अभिक्रियाशील है वो आखिरी में बच जाता है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर का जगह जो है चेंज हो गया। तो जिस अभिक्रिया में जगह चेंज होता है उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को एकल विस्थापन भी कहेंगे। द्विविस्थापन नहीं है, कि यहाँ दो का जगह चेंज नहीं हुआ है, एक ही का जगह चेंज हुआ है, तो इसलिए एकल विस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। वियोजन मतलब जो टूटता होता है, और संयोजन जब दो जोड़ के बनाते हैं, तो संयोजन भी नहीं है, वियोजन भी नहीं है, द्विविस्थापन भी नहीं है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। ये रहा आपके साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके सेंटर परीक्षा और फाइनल परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस 50 क्वेश्चन से आप 50 तरह के कंसेप्ट भी सीखे होंगे, सारे कंसेप्ट को भी डिटेल में समझा दिया गया है। तो इस वीडियोज़ को आप दोस्तों तक शेयर करें। बाकी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।